बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहवाल पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम रियाज। नाजरीन, आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं कुछ नए मौज़ूआत के साथ, कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए तजर्बात के साथ, कुछ नए एहसासात के साथ, कुछ नए गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। और प्रोग्राम के शुरू में ही मैं अपने मेहमानों के साथ आपका तारुफ़ करवाऊँगा। मेरे साथ स्टूडियो में आज दो नहीं तीन मेहमान हैं। मेरे पहले जो मेहमान हैं उनका तारुफ़ आपको कराऊं, क्योंकि आपको पता है कि इस प्रोग्राम का टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, 1 घंटा पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। आपकी बातें इतनी होती हैं, आप लोगों के मामलात हल करने के, आपके मसाइल हल करने के हवाले से इतनी गुफ्तगू होती है कि पता ही नहीं चलता कि टाइम ख़त्म हो जाता है। मेरे साथ मेरे दाएँ हाथ पे मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा हैं, इनको आप जानते हैं, इनका किसी तारुफ के ये मोहताज नहीं है। मेरी मुराद है जी जावेद इकबाल भट्ट साहब, इनको आप अक्सर K2 टेलीविज़न की स्क्रीन पे देखते हैं। भट्ट साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे जो अगले मेहमान हैं नाजरीन, उनका आपको तारुफ करवाऊँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इसके साथ साथ इनकी एक स्पेशलिटी है, वो आपको बताऊँ कि ये CDA के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मेरी मुराद है जनाब अयाज़ खान साहब। अयाज़ भाई, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इसके साथ जो मेरे तीसरे मेहमान हैं नाजरीन, इनको भी आप जानते हैं, ये भी K2 टेलीविज़न की स्क्रीन पे आप इनके अच्छे बुरे सारे काम ही तकरीबन देख रहे होते हैं। बुरे ये नहीं करते वो, मैं से मजाक में आपसे ये बात की है। अदनान बरी साहब हैं जी मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद। बरी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम अहवाले पाकिस्तान के अंदर हम कुछ मौज़ूआत आपकी खिदमत में एक बार फिर जुड़वा शहरों की बात होगी, जुड़वा शहरों की जो इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर बात होगी, और वफाकी तरक्याती इदारे CDA की बात होगी, आपके मसाइल की बात होगी, इस्लामाबाद पुलिस की हम इसमें बात करेंगे, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की इसमें हम बात करेंगे। अब मूनसून की जो बारिशें हैं उसके हवाले से हम अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, गुफ्तगू होगी, उस पर तज्जिया होगा मेरे इन भाइयों का जो मेरे साथ मौजूद है। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, चूँकि आपको पता है कि मुहर्रमुल हराम का बाबरकत बड़ा महीना जो है वो चल रहा है। ये ऐसा महीना है जिसमें हर आंख जो है वो अश्कबार होती है, और इसके ऊपर जो सिक्योरिटी मामलात हैं जुड़वा शहरों के, ज़िले इंतज़ामिया का क्या कर रही है, पुलिस का किरदार क्या है, वज़ीर दाखिला क्या कर रहे हैं, ये तमाम तर सूरत हाल अपने इस प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आज का हमारा पहला मौजू है नाजरीन, वो हमेशा की तरह जो है वो शहर इक़्तिदार के वफाकी तरक्याती इदारे के हवाले से है। वफाकी तरक्याती इदारे की अगर बात करें तो चंद दिन पहले एक अदालत का एक बड़ा फ़ैसला आता है। अचानक से एक फ़ैसला आता है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला दिया है कि जी उसने CDA को तहलील कर दिया है। अचानक से एक बड़ा फ़ैसला जब आता है तो हर कोई जो है वो उस फैसले को देखते हुए, उस फैसले को पढ़ते हुए एक शॉक्ड हो जाता है इंसान, वो सकते में चला जाता है कि एक वफाकी तरक्याती इदारे को अचानक से तहलील कर दिया गया। CDA आर्डिनेंस का नफाज इब्तदाई तरक्याती कामों के लिए था, ये फैसले में लिखा गया है। CDA का क़याम का मकसद जो था वो मुकम्मल हो चुका है, ये अदालती फ़ैसला है। इसके साथ साथ हुकूमत को इसको तहलील कर देना चाहिए ताकि इख्तियारात की जो मुंतकिली है उसमें बेहतरी आए, और ये इख्तियारात की जो मुंतकिली है वो कहाँ पे जाए, किसको दी जाए। तो इस हवाले से एक बड़ा हुक्म जो है वो हाई कोर्ट ने जारी किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर नोटिस जारी किए और हुक्म इम्तनाई से मुतालिक फ़ैसला महफूज किया, और ये कहा गया कि इसके जितने भी इख्तियारात हैं वो MCI को दिए जाएँ, यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद को दिए जाएँ। यानी कि हर किसी भी मुल्क की अगर आप बात करें तो उसमें जो मेयर होता है या जो लोकल बॉडी होती है, ये सारे इख्तियारात जो CDA के पास हैं, ये सारे इख्तियारात जो हैं ये उनके पास होते हैं। इस हवाले से चौधरी अदनान हैदर बरी साहब ने पहले तो एक रिपोर्ट तैयार की है कि CDA में आजकल क्या कुछ चल रहा है। वो खूबसूरत रिपोर्ट मुलाहिजा करें, फिर उससे वापस आएंगे रिपोर्ट से। तो मेरे तीनों जो यहाँ पे रिपोर्टर हज़रात बैठे हैं जो एक बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। तो ज़रा हमारे प्रोड्यूसर साहब आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे, पहले रिपोर्ट मुलाहिजा कर लें। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे उर्फ़ आम में सोने की कान कहा जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तहलील किए जाने के अहकामात सादर कर दिए गए हैं, जिस पर वफाकी दारुल-हुकूमत को बाकायदा अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि तमाम तर असासे और इख्तियारात मेट्रोपॉलिटन इस्लामाबाद के हवाले किए जाएँ। ये अहकामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने सादर फरमाए, जिस पर वफाकी हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है। अब ये काम पाया तकमील तक कैसे पहुँचता है, ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि इस हवाले से कहा जा चुका है कि CDA सोने की कान है और इस सोने की कान की तमाम एग्जीक्यूटिव सीटें
छोटी मक्खी के शहद के मानंद बड़ी अफादियत रखती हैं। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तमाम तर वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात से तजावज़ करके किया और इससे मुतल्लिका तमाम ऑफिसरान और एहलकारान भी इस पोजीशन में हैं जैसे किसी सूबाई या कौमी असम्बलियों से ताल्लुक़ रखते हैं। इस्लामाबाद की डेवलपमेंट के बजाय उनकी ज़ाती डेवलपमेंट इंतहाई बेहतरीन हो चुकी है। जिस पर संजीदगी और हक़ाइक़ पर मबनी तहकीकात बिठाई जाए तो वफाकी हुकूमत को बहुत बड़ा फ़ायदा और सैकड़ों अफीसरान और एहलकारान सलाखों के पीछे पहुँच सकते हैं। CDA का काम इस्लामाबाद की डेवलपमेंट करना है, जबकि मेट्रोपॉलिटन इस्लामाबाद की ज़िम्मेदारी अवामी फलाही मनसूबा जात है। अगर CDA तहलील हो जाता है, जिस पर काम शुरू होना ज़रूरी है, तो तमाम तर इख्तियारात इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन को मुंतकिल किए जा सकते हैं, जिसके बाद सफाई, सड़कों की मरम्मत, पार्क्स की देखभाल, बिल्डिंग कंट्रोल जैसे काम बराह रास्त अवामी नुमाइंदों के सुपुर्द हो जाते हैं और अवामी नुमाइंदे अवाम के आगे जवाबदेह भी होंगे। लेकिन यहाँ चैलेंज ये होगा कि इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन को बाख्तियार और ख़ुद मुख्तार बनाना होगा। इस सिलसिले में एक अहम पहलू ये भी है कि अदालती अहकामात के बाद वफाकी हुकूमत खुशदिली और मुल्की व अवामी मफाद के तहत खलूस नीयत से फ़ैसले करे और IMC के इख्तियारात को तस्लीम करे तो CDA की जगह एक मजबूत अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल निज़ाम वजूद में आ सकता है। अदनान हैदर बरी, K2 टेलीविज़न, इस्लामाबाद। अदनान हैदर बरी साहब की नाजरीन, आपने ये खूबसूरत और जामिया रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाई है। अब बाकायदा तौर पर एक हुक्म आता है अदालत की जानिब से कि जी इसको तहलील कर दें, और इसको तहलील जब कर दिया गया तो फिर आपको ये भी बताऊं कि CDA ने जो है वो एक अपील दायर की इस फैसले के ख़िलाफ़, जिसके ऊपर मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने आज फैसला महफूज कर लिया है कि क्या वो उस फैसले को बरकरार रखते हैं या फिर जो पिछला हाई कोर्ट का फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाता है या MCI को दोबारा बहाल किया जाता है। इसका फैसला होना अभी बाकी है। आज ये फैसला महफूज कर लिया गया, लेकिन अभी तक की जो हमारे पास इतलात हैं उन इतलात के मुताबिक अभी तक ये फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया, सुनाया नहीं गया। अब वो फैसला क्या होगा, जब वो फैसला आएगा तो हम आपको ज़रूर उस हवाले से आगाह करेंगे। मैं इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पैनल मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जावेद इकबाल भट्ट साहब की तरफ आऊँगा। भट्ट साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये एक हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है अचानक से। एक वफाकी तरक्याती इदारे की अगर बात करें तो एक बड़ा इदारा है जिस इदारे का ये काम था कि यहाँ पर इस्लामाबाद को बनाना और संवारना है। इस इदारे का काम था इस्लामाबाद की तामीर व तरक्की के लिए काम करना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस इदारे का यही काम था कि इसने इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने थे। क्या कहते हैं, इस इदारे के ख़िलाफ़ जो ये हुक्मनामा आया अदालत का, वो ठीक है या फिर जो इन्होंने अपील की है जो उस पर अभी फैसला महफूज है, एक्सपेक्टेड फैसला है कोई आपकी नज़र में? क्या कहेंगे आसिम साहब? बात यह है कि जो कोर्ट के फैसले होते हैं उन पे हम चलें बात तो कर सकते हैं, ठीक हैं गलत हैं ये तो कोर्ट वाले जाने या इदारे वाले जाने, लेकिन बेसिक चीज़ है CDA के जो ये कोर्ट का जो फैसला हाई कोर्ट का, इसमें मुझे एक जो उन्होंने चीज़ कही है ना फैसले में कि CDA के क़याम का मकसद मुकम्मल हो चुका। मुझे ये समझ से बाला आ रहा है कि वो क्या मकसद क्या था। मकसद यही था ना कि इस CDA का जो क़याम, मतलब कोई भी इदारा जब कायम किया जाता है उसके अक़राज़ व मकासद होते हैं कि इसने क्या करना है, क्या कुछ बेहतर करना है या गलत करना है, ठीक करना है। अब बात वो कैसे कह रहे हैं मुकम्मल हो चुका, मकसद क्या? मकसद से मुराद ये देखें, आप अदालती फैसला अगर पढ़ें तो उनका ये कहना है कि CDA को जब बनाया गया था तो इसको एक टाइम फ्रेम दिया गया था, इसको ये कहा गया था कि एक इनका टाइम फ्रेम है। उसी टाइम फ्रेम में चीज़ों को बनाना था ना, ठीक करना था ना। आया आज तक जो इस्लामाबाद का जो CDA है वो ठीक हो चुकी हैं, जो चीज़ें बताई जाती हैं वो आया उसी तरह चल रही हैं? नहीं है, ऐसा नहीं है। जबकि बात यह, मैं ये समझता हूँ कि हाई कोर्ट को चाहिए कि इनको सज़ा जज़ा दे, या तो जो करप्ट नासिर हैं उनको बर्खास्त किया जाए नौकरियों से, इस इदारे को ठीक किया जाए। इदारा ठीक होगा, लोग ठीक काम करेंगे तो इस्लामाबाद बेहतरीन हो जाएगा। मैंने इदारे ख़त्म करने से मसाइल का हल नहीं होता, मैं ये समझता हूँ। इदारों में रहने वाले जो लोग हैं जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने इदारों को बिगाड़ना है या बनाना है, उनको ठीक किया जाए। आप देख लें वो जो है ये यूटिलिटी स्टोर ख़त्म कर दिए गए तो आज तक वो लोग, कई लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तो इसी तरह कल इनको ख़त्म करेंगे, फिर कई लोगों की मतलब कई लोग भी बर्खास्त हो जाएंगे। जब ये इदारा खत्म होगा तो डेफिनेटली सारे लोग खत्म हो जाएंगे ना। ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग कहाँ जाएंगे बताएं? बेरोजगारी बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगी। आया जो आने वाले या आप कहेंगे अर्श से बुलाए जाएंगे लोग, वो ठीक काम करेंगे? ऐसा नहीं होता। मैं ये कहता हूँ सज़ा जज़ा को बढ़ाया जाए,
ठीक है जी, लोगों को चेक एंड बैलेंस किया जाए। हुकूमतें इसीलिए बनाई जाती हैं कि इन इदारों को देखा जाए, जो मिनिस्टर लगाए जाते हैं जिनके अंडर ये होते हैं इदारे, उनका काम है ना उनको देखें, उनकी देखभाल करें, उनकी ना कि देखभाल इदारों को बड़ी खत्म जरूरी किया है। जाए। नाजरीन, भट्ट साहब मैं आपसे दोबारा भी बात करूंगा, मेरे अगले मेहमान है याज खान साहब, बड़ी गहरी आप सीडीए पे नज़र रखते हैं। मुझे ये बताएं याज भाई कि किस तरह से देखते हैं इन तमाम चीज़ों को। एक अदालत का फैसला आता है, वही सवाल है जो भट्ट साहब से मैंने किया है, क्या ये इदारा ख़त्म हो सकता है या इस इदारे को ख़त्म किया जा सकता है, या जो अभी फैसला महफूज कर लिया गया इस फैसले से क्या एक्सपेक्टेशन है सीडीए की या आम लोगों की? आसम भाई, सीडीए तहलील अब नहीं होगा, काफ़ी हद तक आप भी ये देख लेंगे, क्योंकि सीडीए को बनाने का जो मकसद था, जैसे भट्ट साहब ने भी कहा, वो मकसद तकरीबन पूरा हो चुका है। सीडीए ने इस्लामाबाद के शहरियों के लिए सेक्टर बनाने थे, इन्होंने 33 साल से नया सेक्टर नहीं बनाया, कोई सेक्टर नया नहीं बना पाए। उसके अलावा जो हाई कोर्ट का मामला है सीडीए के हवाले से, उस पे भी आप अगर देखें तो सीडीए 5 दिन से ना सीडीए के किसी तर्जमान ने, ना इनके लीगल डिपार्टमेंट के किसी शख्स ने, कोई इनकी तरफ से कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी हुई थी कि हम अपील में जा रहे हैं या हम कोई इसके ऊपर क्या हमारा लाए अमल है। अब सीडीए जाके इसके ऊपर सीडीए ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है, उसके ऊपर आपने जैसे बताया कि फ़ैसला महफूज हो चुका है, लेकिन इसके हवाले से 2-3 प्लान अब तैयार कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद के जो 3 MNA हैं वो भी सर जोड़ के बैठ गए हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग भी बैठ गए हैं, लेकिन सीडीए अब कहीं नहीं जाएगा, ऊपर के 5-6 ब्यूरोक्रेट जाएंगे, उसमें चेयरमैन साहब भी है। अच्छा, चेयरमैन साहब जा रहे हैं? यानी चेयरमैन साहब जा रहे हैं, लेकिन वो पावर से आ रहे हैं, जो इनका प्लान है ये बनाने जा रहे हैं। अच्छा, जाने के बाद, मैं माजरत आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जाने के बाद आप क्या समझते हैं कि वापस ही उन्हीं को लाया जाएगा? सर, इनका जो प्लान है ये या तो इस्लामाबाद को सूबा बनाने जा रहे हैं, ये आपको बड़ी मैं चीज़ बता रहा हूँ, और ये प्लान इनके प्लान में शामिल है, और उसमें ये इन्हीं चेयरमैन साहब को चीफ सेक्रेटरी लाएंगे। अच्छा, इन्हीं चेयरमैन साहब को चीफ सेक्रेटरी लाएंगे, और 5-6 मेंबर जो हैं उनको भी किसी डिपार्टमेंट में जाके इंचार्ज लगा देंगे, और नीचे जो इनका प्लान है यही चेयरमैन साहब ये अंदर की खबर दे रहे हैं आप हमें, अंदर की सर, ये बिल्कुल प्लान तैयार है, और इन्होंने ये भी कहा है कि प्लानिंग मिनिस्ट्री को ये भेजा जाए, इसके ऊपर इस्लामाबाद के 3 MNA और तमाम ब्यूरोक्रेट बैठे इस पे, और इस पे इनकी डिस्कस हुई। अगर इन्हें हाई कोर्ट से जो है इनकी अपील वो नहीं होती तो ये अगला प्लान है, और इसके तहत ये प्लान भी तैयार है। प्लान भी तैयार है, और यही चीफ कमिश्नर भी हैं, क्योंकि चेयरमैन सीडीए ये इसी अदालत में पेश हुए थे, आपको भी पता होगा, और ये वहां पे लिख के दे के आए थे कि जब आप कहेंगे हम इलेक्शन भी करवाएंगे इस्लामाबाद के अंदर, और हम जो इख्तियारात हैं वो MCI को मुंतकिल भी करेंगे। उसूलन तौर पे तो शहर के जो इख्तियारात हैं वो MCI के पास होने चाहिए। इस शहर के तकरीबन जो तादाद है यहाँ के जो रिहायशियों की वो 25 लाख है, लेकिन इस शहर के अंदर क्योंकि रावलपिंडी, टक्सला, इस्लामाबाद से भी लोग आते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, सीडीए का पानी, हवा, सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसको मिला के तकरीबन कोई 40 लाख बंदा बनता है ये सीडीए का। और सीडीए का जो ये इशू बना, इन्होंने 2015 का एक नोटिफिकेशन हुआ था कि MCI के टैक्स के हवाले से सीडीए ने उसके बाद भी शहर से जो CNG स्टेशन है, पेट्रोल पंप हैं और हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनसे सीडीए ने टैक्स भी वसूल किया। आपने हाई कोर्ट के फैसले में ये भी देखा होगा कि कहा गया है कि जो टैक्स उन्होंने वसूल किया है वो वापस दें, और सीडीए क्या वो वापस देगी? और अगर सीडीए खत्म होती है, सबसे बड़ा इशू कि इस्लामाबाद का मास्टर प्लान तब्दील हो जाएगा। इस्लामाबाद का मास्टर प्लान तब्दील हो जाएगा। बड़ी खूबसूरत, बड़ी जामिया गुफ्तगू। इसीलिए मैंने नाजरीन अयाज भाई के हवाले से आपको बताया था कि इनकी बड़ी गहरी नज़र है, वो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये बात मैंने क्यों की थी कि ये गहरी नज़र सीडीए के ऊपर रखते हैं कि इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, देखें इन्होंने एक ऐसी बात आज कर दी है जो कि मेरे भी शायद नॉलेज में नहीं थी ये बात, चूंकि मैं सीडीए को नहीं देखता। अदनान बरी साहब सीडीए की बीट करते हैं, इनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। बरी साहब, अयाज भाई ने बड़ी बात कर दी है, वो कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात। अयाज भाई ने बहुत बड़ी बात कर दी है, अंदर से खबर निकाल के ले हैं। आपके पास कोई इस तरह की खबर है? क्या कहते हैं? अयाज भाई को कॉपी किए बगैर आपने बताना है। नहीं, मैं अयाज खान साहब को कॉपी किए बगैर बात नहीं कर सकते। इन्होंने बात इतनी जामे, इतनी पेटेंट बात की है कि जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। आपने रिपोर्ट भी देखी है, तो मैंने इस रिपोर्ट में भी बाज़ चीज़ों का बड़ा कीन इंटरेस्ट के साथ, बड़े अल्फाज के इस्तेमाल करने के साथ साथ मैंने जिक्र भी किया कि कई ऐसे लोग जो हैं वो अगर छांट-बीन की जाएगी तो जेलों की सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अब सीडीए को जो है वो सबूताज क्यों किया जा रहा है, तहलील क्यों किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस पर बाद में बात करते हैं। नाकस कारकर्दगी, शिकायत रहती है इनके मतलब, और मामलात में जो शफाफियत है उसमें बहुत सी कोताही बरती जाती है। इस वजह से अदालत आलिया ने इनको तहलील करने के जो अहकामात हैं वो जारी किए हैं। अब यहाँ पे बात आई है कि वही लोग मेट्रोपॉलिटन में जाएंगे
क्या मुख्तलिफ इदारों से जो लोग इस वक्त CDA में मौजूद हैं, यही लोग शफाफ हो, पाक होकर मेट्रोपॉलिटन में इन लोगों को लगाया जाएगा तो फिर MCI कहाँ की वो शफाफ रहेगी। ये सारे मामला इनके साथ साथ चलते रहेंगे। जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जिस वक्त इस बात का फैसला किया, अगर सियासी जिस वक्त जिस तरह अयाज खान साहब ने कहा कि 3 सियासी बड़ी शख्सियात जो इस वक्त सर जोड़ के बैठी हुई हैं, अगर वो रुकावट ना बनी तो यकीन करें कि MCI के पास जिस वक्त ये सारा निज़ाम आएगा CDA को वैसे मेरे ख्याल में रुकावट ना बनी, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, क्या असरअंदाज होने जा रहे हैं? सियासी किस जगह पे सियासी लोग जो है असरअंदाज नहीं होते और छोटी शख्सियात नहीं है। इस वक्त सारे का सारा निज़ाम भी जो है वो सियासी चाह रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी तो वफाक में ही बैठे हुए हैं। मैं बहुत बड़ी बात जिस तरह अयाज खान साहब ने की है मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो अंदेशा दिया है वो अंदेशा लाख ज़रूर होगा, ठीक है। तो और अंदेशा लाख ज़रूर होगा। बरी साहब मैं आपसे ज़रूर दोबारा बात करूंगा, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आ गया, मैं अयाज भाई से करना चाहूँगा। अयाज भाई मुझे ये बताइएगा कि CDA का एक लीगल डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहा है आजकल, उसकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, उस पर थोड़ी से हमारे नाजरीन को बताएं, क्योंकि CDA का एक लीगल डिपार्टमेंट है, ये सारे काम उसके करने वाले हैं जो आपने बताया, री अपील करना, उसके मामलात को देखना, ये अदालतों को देखना, ये CDA के लीगल डिपार्टमेंट का काम है। वो क्या कर रहा है? सर उसकी हालत ये है आसिफ भाई, उसका बजट है कोई 30 से 40 करोड़ और 300 तकरीबन जो वकला हैं उसके पैनल पे हैं CDA के। 300 वकला CDA के पैनल पे हैं। अब ये भी सुने कि उन वकला को दिया क्या जाता है, उनको 30,000 रुपया पर केस दिया जाता है, 15,000 उनको पहले दिया जाता है, जो उनके मेरा ख्याल है किसी केस के डॉक्यूमेंट पूरे करें तो वही उसी में ही लग जाता है, और 15,000 बाद में दिया जाता है। लेकिन इस हवाले से मेरी एक वकला से बात भी हुई जो सर एक जंबे गफीर भी तो रखा हुआ है ना, 300 वकला भी तो रखे हुए मैं वही आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब मेरी एक वकला से बात हुई, मैंने कहा 30,000 रुपये कैसे आप CDA का केस लड़ते हैं? उनने कहा अगर ये हमें साल के 100 केस भी दे देते हैं ना, वो जाके कहाँ पे बनता है। तो लेकिन उन्होंने भी बात वही होती है कि केस हारें या जीतें, CDA ने 30,000 ही देना होता है। लेकिन CDA की जो इतनी बड़ी केस करें या ना करें फिर भी देना है। ये देखें ना, वो केस लड़े या ना लड़े, वो उनकी जवाब है ना एक किस्म की, वो तो 30,000 उनको देना पड़ेगा। वो तो देना पड़ेगा सर, वो और देखेंगे वो वकला लेते भी हैं 30,000। आप और मैं अगर जाएंगे ना, हमारे से फीस नहीं लेंगे 30,000 किसी केस की, एग्जैक्टली नहीं लेंगे। और CDA के जो 300 वकला हैं वो 30,000 पे उनके पैनल पे हैं और वो केस भी देखते हैं, जाके अदालतों में सारे मामलात होते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है CDA का। अब ये देखें कि इतना बड़ा इशू बना शहर के ऊपर, हर शहरी की नज़र थी, लेकिन लीगल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई 5 से 7 दिन में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, सिवाय उन्होंने हाई कोर्ट से जो अटैच कॉपी थी फैसले की वो जाके ली, उसके अलावा कुछ नहीं लिया, बस अटेस्टेड कॉपी ले ली होगी। हाँ जी बिल्कुल। इसीलिए एक मिनट CDA को इसीलिए सोने की कान कहा जाता है। सोने की कान कहा जाता है इसीलिए कहा जाता है कि जब 300 वकला हज़रात का पैनल हो, 30,000 रुपया पर मंथ एक वकील को दिया जाए, उसके बाद भी लीगल डिपार्टमेंट जो है वो सत्तू पी के सो रहा हो। जिस तरह याज भाई ने यहाँ पे बात की कि जी आपने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की, आपने कोई आवाम को नहीं बताया या दीगर लोगों को नहीं बताया, मीडिया को इस हवाले से आपने, हालांकि मीडिया को नाजरीन ये तर्जमान की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज जारी होती है, इसकी जो रिपोर्टर हजरात होते हैं ना उनको इसकी फिक्र नहीं होती, क्योंकि रिपोर्टर का काम होता है खबर निकाल के लाना, रिपोर्टर का काम होता है, उसको पता होता है कि मैंने अपना काम कैसे करना है। जैसे याज भाई ने एक रोशनी डाली है कि किस तरह से प्लान बी जो है वो तैयार है, और इसके बाद मैं याज भाई से ये भी पूछूंगा प्रोग्राम के लास्ट में कि क्या प्लान सी भी कोई है CDA के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ अब हम अपने अगले मौजू की तरफ चलेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया कि टाइम हमारे पास कम होता है, हमने और भी डिस्कशंस करनी होती हैं, बहुत से मौजूआत होते हैं। और अगला जो मेरे पास मौजू है वो आपको बताऊं कि आपको पता है मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, और सिक्योरिटी की अगर बात की जाए जुड़वां शहरों की, तो सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे नुमाइंदे शबीर मुगल ने एक रिपोर्ट तैयार की है सिक्योरिटी के हवाले से, उस पर वो रिपोर्ट आप मुलाहिजा करें, अब वापस आते हैं, फिर आकर सिक्योरिटी के ऊपर मेरे साथ जो पैनल मौजूद है इनसे थोड़ी थोड़ी हम डिस्कस करेंगे और इनके जो तजर्बात हैं उनसे इस्तिफादा हासिल करेंगे। ये खूबसूरत रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पर पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गया। रावलपिंडी पुलिस ने जुलूस के दौरान सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए। RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज अल्पा, CPO सैयद खालिद हमदानी, SSP ऑपरेशंस काशिफ जुल्कार समेत दीगर सीनियर अफसरान खुद फील्ड में मौजूद रहे, जो सिक्योरिटी इंतजामात पर कड़ी नज़र रखे हुए थे।
पुलिस के 3500 से जायद अफसरान व एहलकारों ने सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दिए, जबकि 200 से जायद ट्रैफिक पुलिस एहलकार ट्रैफिक को रवा रखने के लिए अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहे। जुलूस की मॉनिटरिंग सेफ सिटी प्रोजेक्ट समेत 2000 से जायद कैमरों के जरिए की गई, जबकि हसास मकामात पर माहिर निशानाबाजों को रूफ टॉप पर तैनात किया गया। जुलूस के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए और शुरका को मुकम्मल बॉडी सर्च के बाद दाखिले की इजाजत दी गई। जुलूस के रूट पर आने वाली गलियों और सड़कों को मुकम्मल तौर पर सील करके सिक्योरिटी यकीनी बनाई गई। सीपीओ सैयद खालिद हमदानी का कहना था कि मुहर्रम उल हराम के दौरान ज़ाब्ता इखलाक और हुकूमत पंजाब के अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है और तमाम दस्तयाब वसाइल को बरूए कार लाते हुए सिक्योरिटी को हर मुमकिन हद तक यकीनी बनाया गया है। आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज अल्पा और सीपीओ सैयद खालिद हमदानी ने बेहतरीन फराइज की अंजाम दही पर पुलिस अफसरान और एहलकारों को शाबाश दी और इस अज़्म का इजहार किया कि रावलपिंडी पुलिस मुहर्रम उल हराम के दौरान अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। शबीर मुगल, K2 टेलीविजन, रावलपिंडी। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने शबीर मुगल की ये रिपोर्ट देखी। थोड़ा सा इस रिपोर्ट के हवाले से आपको बताता चलूँ, आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ 7 मुहर्रम उल हराम का जो मरकज़ी जुलूस है वो रावलपिंडी थाना सादकाबाद से की हदूद से बरामद होता है और वो अपने मुकर्ररा करदा रास्तों से होता हुआ सुबह फजर के टाइम जाकर कदीमी मबारगा बनी में जो है वो जाकर अख्ताम पजीर होता है, जिसके ऊपर रावलपिंडी पुलिस के जो हैं वो 3500 से ज़ायद पुलिस एहलकार और जवान इस पर तैनात किए गए थे। इसमें स्नैप शूटर जो थे वो तैनात किए गए थे। कैमरों के ज़रिए इसकी मॉनिटरिंग की गई और इसके ड्रोन के ज़रिए इसकी मॉनिटरिंग की गई और रावलपिंडी पुलिस के जो सीपीओ हैं वो इस हवाले से खुद फील्ड में रहे। आरपीओ रावलपिंडी इस हवाले से जो है वो खुद फील्ड में मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर साहिबान, तमाम के तमाम लोग वो फील्ड के अंदर कल हमें जो है वो नज़र आए। मैं बट साहब आपकी तरफ आऊँगा। रावलपिंडी की सिक्योरिटी की बात की जाए, मुहर्रम उल हराम का जैसे ही महीना आता है रावलपिंडी पुलिस की, इस्लामाबाद पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारियां बन जाती हैं ताकि कोई किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या जो है वो रोनुमा ना हो। कल के जुलूस को लेकर और रावलपिंडी पुलिस की 10 मुहर्रम उल हराम तक के जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं इनको किस तरह से देखते हैं? आसिफ साहब, बात यह है कि बड़ा हसास मामला होता है हर साल ही, लेकिन रावलपिंडी में अल्लाह ताला खैर फरमाए आज तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है सिवाय 2013 में। उसकी भी मैं समझता हूँ कि उस वक्त ये एहसास मामला था, हम मौके पे मौजूद भी थे, मैं भी था, बरी साहब भी ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन वो हसासियत ऐसी थी कि हमने जो चीज़ें अपनी नज़रों के सामने उस वक्त देखी थी वो हम लोगों को बता नहीं सकते थे। उस वक्त भी मैं समझता हूँ पुलिस की नेगलिजेंसी थी, ज़िला इंतज़ामिया की थी। अगर वो चाहते तो ईजी उस माहौल को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। बहरहाल इंसिडेंट होगा। रावलपिंडी की तारीख में आपको पता है पहली दफ़ा मैंने जब से, मैं पिंडी की पैदाइश हूँ, आप भी हैं, सब उधर से ही हैं, तो हमने कभी पिंडी में कर्फ्यू लगते नहीं देखा। वो वाहिद मेरी ज़िंदगी का एक साने है जिसमें रावलपिंडी में कर्फ्यू नाफिज किया गया, क्योंकि अब मामला इतना हसास था और इस हद तक आग भड़क उठी थी। लेकिन अब उसके बाद हमने देखा कि रावलपिंडी में अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं उनको पुलिस बड़े अच्छे तरीके से टैकल करती है। उसकी वजह यह है कि इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक नफरी जो रावलपिंडी की पुलिस की जो नफरी है खाली 8000, जो खास करके 10 मुहर्रम को, क्योंकि आपको पता है मेन मरकजी जुलूस होता है, पुलिस के पास सारी नफरी 10,000 के तकरीबन 8000 वो डिप्यूट कर देते हैं, डिप्यूट करते हैं जी। उसमें ज़ाहिर पुलिस भी है, स्पेशल ब्रांच भी है, शूटर्स भी लगाए जाते हैं, रेंजर्स के दस्ते भी वहाँ उस वक्त मौजूद होते हैं, ड्रोन्स के जरिए। कैमरे की जहाँ तक बात है, कैमरे तकरीबन उस इंसिडेंट के बाद एक वो सेल बना दिया जाता है, आपको पता है कंट्रोल रूम बनता है, बन जाता है, तो वो RDA में हर साल कायम किया जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जाता है। बात वही है कि अगर इदारे अपना काम ठीक करना चाहें तो कोई इंसिडेंट नहीं हो पाता, मैं ये समझता हूँ। और ख़ास करके मुहर्रम के हवाले से 3 सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं, आप देखते होंगे। एक सिक्योरिटी यानी कि एक तो वो है कि बंदे को बॉडी सर्च, फिर आगे सर्च, फिर तीसरी सर्च करके आप जुलूस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कदीमी इलाका है राजा बाज़ार का, ये मेन मरकज़ी जुलूस जहाँ से चलता है, तो गलियाँ भी छोटी छोटी, लेकिन उनको खारदार तारे टेंट लगा के पुलिस डिप्यूट की जाती है, बंद कर दिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस हिसाब से देखा जाए उस इंसिडेंट के बाद या उससे पहले
पुलिस की एक अच्छी सिक्योरिटी फ्राहम करती थी इन जुलूसों को, तो अल्हम्दुलिल्लाह मामला ठीक चलते थे। और आगे भी अल्लाह से उम्मीद है कि क्योंकि ये मामला ऐसा होता है, एक हसास मामला होता है, तो हम चाहते हैं कि अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से, क्योंकि वरना हर साल पाकिस्तान में किसी न किसी जगह, किसी न किसी शहर में 10 मुहर्रम को कोई ना कोई इंसिडेंट होता है छोटा मोटा। लेकिन रावलपिंडी की ये खासियत है और इस्लामाबाद की कि इसमें ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होता। तो हम अल्लाह से उम्मीद रखेंगे इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे इंशाल्लाह आइंदा भी। हो जाए। अयाज भाई किस तरह से देखते हैं, कल 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस है, इस्लामाबाद पुलिस की तैयारियां जो हैं वो इस हवाले से मुकम्मल हैं, क्योंकि 9वीं का जो बड़ा जुलूस होता है वो G62 असना आशरी से अब बरामद होता है और फिर मुकर्रर रास्तों से होता है, वो वहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। इस्लामाबाद पुलिस की तैयारियों के हवाले से बताइए। इस्लामाबाद पुलिस की इसके हवाले से भरपूर उन्होंने सिक्योरिटी जो सिस्टम है वो किया हुआ है। और इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है, जैसे भट्ट साहब ने कहा, रावलपिंडी में 2013 में वाक़या हुआ, लेकिन इस्लामाबाद में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आपने देखा भी होगा कि पिछले काफ़ी अरसे से जो इस मुहर्रम के मौके पर जो पुलिस होती है उनकी तरफ से इस को बड़ा ही अच्छे तरीके से वो लिया जाता है। और सिक्योरिटी का जो प्लान होता है वो उनका बड़ा ज़बरदस्त होता है। आप अगर G6 जाएँ, वहाँ भी जैसे आपने कहा, रावलपिंडी पुलिस की जो नफरी है वो बहुत बड़ी तादाद में तैनात होती है। इसी तरह इस्लामाबाद में भी होता है। और इस्लामाबाद में भी मुतबादल रास्ते भी दे दिए जाते हैं ट्रैफिक की तरफ से, आवाम को भी आगाही मुहिम पूरी दे दी जाती है। और पुलिस का एक सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा अच्छा इस पे होता है इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी। अदनान भाई साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ये बताइएगा, मैं जुड़वा शहरों की आपसे बात करूँगा, एक शहर की बात नहीं करूँगा। ट्विन सिटी कहा जाता है रावलपिंडी और इस्लामाबाद को। मुझे आप जुड़वा शहरों की बताएं कि आप सिक्योरिटी प्लान को किस तरह से देखते हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि शुरा का जो सिक्योरिटी प्लान है, इस मरतबा इस्लामाबाद पुलिस ने नाजरीन एक अनोखा काम किया है। एक अच्छा और बेहतरीन इकदाम उनका ये है कि उन्होंने जुलूसों और मजालिस के लिए जो है वो पहली बार इस्लामाबाद की तारीख में मोबाइल कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। अब मोबाइल कंट्रोल रूम कायम करना ये बड़ा बेहतरीन इकदाम है। इस्लामाबाद पुलिस को इसका बाकायदा तौर पे क्रेडिट जाता है। बरी साहब क्या कहेंगे, मुझे बताइएगा ज़रा। इसमें हवाले से आपने देखिए खुद ही बता दिया कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने मोबाइल कंट्रोल प्रोग्राम जो है ना वो भी तरतीब दिया है। मैं रावलपिंडी की बात करूँ, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ा इदारा है, वहाँ पे बाकायदा तौर पे एक पूरा सेंटर बनाया जाता है। और मैंने वहाँ पे जाकर जिस वक्त उनके CCTV कैमरे या जो सेफ सिटी कैमरे लगे हैं, तो अगर सुई भी ऐसे फेंक दी जाए ना, सुई भी वो भी नज़र आती है। इतने हसास मामला हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे यहाँ बाजी 2013 का सानिया जो है ना वो बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है, बहुत बड़ी कोताही हुई है। वहाँ साहब जो बीत गया वो हमारा कल था, जो बीत गया की बात निकाल, 2013 की बात। एक इंसिडेंट हो जाता है, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, अल्लाह ने करे, वजीर दाखिला थे जो निसार अली खान साहब, उस वक्त उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, उस टाइम उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। अगर वो किरदार अदा ना करते तो शायद मुल्क जो है वो एक खाना जंगी की तरफ जा सकता था। बट देखो जिम्मेदार CPO था ना शहर का, लेकिन वो एक सानिया हो गया, उस पर हमने बात नहीं करनी। हमने बात करनी है मौजूदा सूरत हाल पर। मुझे ये बताएं कि रावलपिंडी पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस जो सिक्योरिटी प्लान इस वक्त कर रही है, जो पिछले 4-5 साल से मैं भी देख रहा हूँ, उस प्लान को किस तरह से देखते हैं, ये बताएं। अच्छा, गुजरी बातों का थोड़ा सा जिक्र इसलिए करते हैं कि आने वाले वक्त की जो अच्छाइयाँ बहुत सी ऐसी हैं वो सामने आ जाती हैं ना। अगर उस वक्त पुलिस की थोड़ी सी कारकर्दगी ठीक नहीं थी तो लोग मौजूदा हवाले से, जाहिर सी बात है, हम इस्लामाबाद में भी कवरेज करते हैं, रावलपिंडी में काम करते हैं, और इस वक्त जाकर दिलेरी के साथ बेखौफ होकर कर रहे हैं। मौजूदा CPO रावलपिंडी जो है खालिद हमदानी साहब हैं, उन्होंने, मैंने देखा अभी कल भी मैंने बाज़ार में जाकर देखा, और ख़ासकर जो वॉलंटियर फोर्स के जो नौजवान हैं उनके अपने अहल तशीह जो हमारी बरदरी है, जिन्होंने कल जुलूस में भी या परसों 10वीं मुहर्रम में शाम, उनके अपने भी जो सिक्योरिटी लोग हैं वो भी बड़े माशाल्लाह इस दफ़ा अलर्ट होते हैं। इसके साथ साथ पुलिस की जानिब से जितने भी इक़दाम किए गए इस दफ़ा, मैं एक शूटर की क्या बात करूं, मैंने हर जगह जाकर चेक किया। जाहिर सी बात है कि रिपोर्टर की जो नज़र होती है वो हर जगह पे होती है। तो इस दफ़ा मैंने इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों जगह बड़े ज़बरदस्त किस्म के इक़दाम देखे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। लास्ट ईयर के आपने देखे थे इंतजामात, वो भी बेहतरीन इंतजामात थे, बेहतरीन थे, लेकिन फील्ड के अंदर मौजूद रहे, बेहतरीन थे, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा अच्छे हैं। इस दफ़ा मोबाइल कंट्रोल रूम बना दिया इस्लामाबाद पुलिस ने। इस पे थोड़ी मॉनिटरिंग जो है, मॉनिटरिंग सेल भी होता है। और मोबाइल कंट्रोल रूम का मकसद क्या है, ये जरा और वहाँ पे आपको बताऊं कि मोबाइल किसी किस्म की कोई कॉल है, आपने करनी है, मैंने करनी है, अल्लाह ना करे कोई ऐसे साने होता है किसी ने करनी है, तो जो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं बड़े अलर्ट बैठे हुए हैं। और मॉनिटरिंग और मोबाइल कंट्रोल सेल दोनों के जो इक़दाम हैं वो इतने ज़बरदस्त किस्म के हैं कि जिससे किसी भी किस्म का कोई भी साने होने से रोका जा सकता है। अच्छा, दूसरी जानिब बरी साहब मुझे ये बताएं, मैं याज भी आपसे पूछूंगा, दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस और वज़ीर दाखिला ये भी कह रहे हैं कि शायद सिग्नल बंद करने का भी फैसला कर दिया गया है। तो जब सिग्नल बंद करने का फैसला कर दिया गया, सिग्नल नहीं होंगे तो मोबाइल कंट्रोल रूम का जो अमल है वो किस लिए फिर लाया गया, उसकी क्या वजूहत है, ज़रा ये भी बता। आसिफ भाई, आपने बड़ी प्यारी बात की है
कि जब सिग्नल ही नहीं होंगे तो मोबाइल कंट्रोल रूम का क्या काम है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस्लामाबाद के अंदर तो ऑलरेडी सेफ सिटी भी मौजूद है आपके पास, और हर साल सेफ सिटी से उसकी निगरानी भी की जाती थी। उसके अलावा सर हेलीकॉप्टर के जरिए हम लोग देखते हैं हेलीकॉप्टर निगरानी के की जाती जरिए है। करते हैं। आप सेफ सिटी की बात ना करें, सेफ सिटी तो कितने इंसिडेंट हुए हैं जहाँ से चोर गुजरे हैं वहीं कैमरे बंद पाए गए हैं, ये तो आपको भी पता सर आदत ज़्यादा ख़राब भी है ना। चोर मिले होते हैं, है। या तो वो चोरों को पता होता है, चोरों को पता होता है। चलिए अच्छा, नाज़रीन, जुड़वा शहरों में मैं सेफ आपको सिटी थोड़ा आज सा तक ये काम बता नहीं दूं जी, बहस दूसरी तरफ निकल जाएगी। जुड़वा शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का फैसला किया गया। फ़िज़ाई निगरानी जुलूसों की ये भी की जाएगी। इसके साथ साथ मोबाइल कंट्रोल रूम जो है वो भी बनाया गया। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई, शायद मेरी नाक़िस राय हो सकती है कि मोबाइल कंट्रोल रूम का जो क़याम है, अगर सिग्नल ही नहीं है, सिग्नल बंद कर दिए जाएंगे तो मोबाइल कंट्रोल रूम का फिर क्या काम रह जाएगा। या जो कंट्रोल रूम है उसकी तो बात हमें समझ में आती है कि वहाँ से देखकर आप मॉनिटरिंग करते हैं, कैमरों के ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए आप मॉनिटरिंग करते हैं, फ़िज़ाई निगरानी आप ज़रूर करते हैं। और लेकिन बात सिक्योरिटी की हो रही है तो मैं ये अपने नाजरीन को बताना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। ऑनेस्टली मैं ये बात करता हूँ कि अगर बात की जाए जुड़वा शहरों की सिक्योरिटी की मुहर्रम उल हराम के हवाले से, तो इस वक्त तक जो इक़दामात हमने देखे हैं वो बेहतरीन इक़दामात हैं। दोनों ज़िलों की जो इंतज़ामिया है, चाहे वो इस्लामाबाद की है चाहे वो रावलपिंडी की है, वो बेहतरीन काम कर रही है। अली नासिर रिजवी साहब की क़यादत में इस्लामाबाद पुलिस ने बेहतरीन इक़दामात उठाए हैं। 6 मुहर्रम उल हराम का जुलूस था, उसकी हमने सिक्योरिटी देखी। रावलपिंडी में कल 7 मुहर्रम उल हराम का जुलूस देखा। हमने देखा कि CPO रावलपिंडी, RPO रावलपिंडी, ये वो लोग हैं, डिविजनल SP साहिबान, SDPO साहिबान, SHO साहिबान, पुलिस एहलकार, जवान, ट्रैफिक, मतलब तमाम ख़वातीन, ये तमाम के तमाम लोग सुबह नमाज फजर के बाद तक फील्ड के अंदर मौजूद रहे। हम इस चीज़ के ऐनी शाहिद हैं, हमने खुद देखा, हमने इनकी वीडियोस भी देखी, हमने दीगर चीज़ें भी ऑब्जर्व की। और जो सिक्योरिटी प्लान इस मरतबा दिया गया है उसकी नज़ीर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अच्छा आसिफ, एक छोटी सी बात इसमें मैं ऐड कर दूं कि आपने कहा ना कि मोबाइल कंट्रोल जो इदारा कायम किया गया वो क्यों किया गया है। अभी देखिए कि एक मखसूस एरिया होता है ना, पूरे पाकिस्तान की जो है ना मॉनिटरिंग करनी पड़ती है इसमें। तो जाहिर सी बात, अगर इस्लामाबाद में जुलूस है तो रावलपिंडी में तो सिग्नल आ रहे हैं, तो नहीं देखें, अभी ये ऐसे ऐसे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता रावलपिंडी में, नहीं, ये क्योंकि आपको पता है कि फैसले जो हैं वो अचानक यहाँ पे फैसले होते लेकिन हैं। सिग्नल ये बंद असल होने में चाहिए, आसिम मैं भाई समझता इसका हूं। मोबाइल से कोई हल तल्लुक नहीं नहीं है। होगा कंट्रोल रूम का। ये मोबाइल कंट्रोल रूम है जो कि जुलूस के साथ साथ एक कंट्रोल रूम घूमते रहेंगे रहेगा। या पहले वो घूमते ICT के अंदर कंट्रोल रूम मौजूद होता था या इंतजामिया के अंदर होता था। अब ये एक गाड़ी में कंट्रोल रूम होगा जो कि जुलूस के साथ साथ होगा कंट्रोल रूम। जुलूस के अंदर ही घूम रही होगी गाड़ी। ठीक हो गया जी, याद भाई बहुत शुक्रिया आपका जी। टाइम में हुआ है नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आएंगे, अगला मौजू भी शामिल करेंगे और साथ सिक्योरिटी पे थोड़ी सी और बात करेंगे। वक्फा एक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं जी। पैनल मौजूद है, बात सिक्योरिटी की हो रही थी। सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से हमने आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया। हमारे जो होनहार रिपोर्टर्स यहाँ पे बैठे हैं और हमारे जो मेहमान रिपोर्टर हैं उन्होंने भी आपको आगाह किया। इसके साथ अब एक और मौजू आपके लिए मैं, जो ख़ास आपको पता है कि मानसून का स्पेल है और आने वाला है, और मैंने पिछले प्रोग्राम में एक बात की थी कि आइंदा जो एक्सपेक्टेड मानसून का एक बड़ा स्पेल आने वाला है, उसके जो खदशात हैं वो क्या हैं, और मानसून की जो बारिशें हैं तबाही मचाने को तैयार हैं। जुड़वा शहरों की इंतजामिया के जो इक़दामात हैं उस हवाले से बात करते हैं। रावलपिंडी में मुमकिन सैलाब है और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है, इस हवाले से इसमें हम गुफ्तगू करते हैं। इसके साथ आपको ये बताएं कि इंतजामिया जो बिल्कुल हमें बेबस नज़र आती है। शहर भर में दफ़ा 144 नाजरीन नाफिज किया गया है, लेकिन दफ़ा 144 जो नाफिज की गई है उसकी खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पर अरूज पर हैं। इंतजामिया हमें बिल्कुल बेबस नज़र आती है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी क्या कर रहे हैं, आगे जो ज़िले उनकी इंतजामिया है वो सारी इस हवाले से क्या कर रही है। मैं बरी साहब की तरफ पहले आऊँगा, इस दफ़ा मैं उल्टे हाथ से शुरू करता हूँ। बरी साहब, मुझे ये बताएं कि मानसून का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, मज़ीद बारिशों की पेशगोई है महकमा मौसमियात की जानिब से। सर इक़दामात क्या हैं जुड़वा शहरों के, और इसके साथ साथ मैंने कुछ वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर देखी, कुछ बच्चे नाला लई के अंदर जो है वो 15 से 20 बच्चे हैं, छोटी छोटी उनकी उम्रें हैं, 7, 8, 10 साल, वो डुबकियां लगा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वो जो दफ़ा 144 का नफाज अमल में लाया गया वो सर कहीं हवा में है, किधर है वो, उसके ऊपर ज़रा रोशनी डाल दें। वो जो आपने बच्चों की वीडियो देखी है ना नहाने की, वो हमारी वीडियो है। K2 TV पे उसकी पूरी रिपोर्ट चल चुकी है माशाल्लाह। और जिस वक्त K2 TV पे रिपोर्ट चली है तो सारी की सारी रावलपिंडी की जो इंतज़ामिया थी वो सारी एलगी थी। डिप्टी कमिश्नर, एलगी से मुराद क्या थी बरी साहब?
हिल गई थी, वहाँ मौके पे पहुँच गई थी। उन्होंने अच्छा। बकायदा तौर पे लोगों को गिले किए हैं कि जी ये रिपोर्ट चली है, कैसे चल पड़ी है। उनके मामलात जो हैं वो तो अच्छा, मैं बरी साहब, माजरत नाजरीन, मैं यहाँ बरी साहब को इंटरप्ट कर रहा हूँ कि उन्होंने लोगों को गिला किया है। गिला करना मकसूद है या उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी ये बनाना बात मकसूद मैं है? बड़ी बरी अहम साहब, बात मैं ये बात, मैं मेरा आपको सवाल बता ये रहा हूँ है। कि उनके जो बंद कमरों में बैठ के जो उनके साथ मिली भगत करते हैं चंद साफ़ी, ये मेरे अपने ही हैं जो मेरे साथ के हैं ना साफ़ी, उन्होंने मुझे गिला किया कि यार आपने ये खबर क्यों डाल दी है डिप्टी कमिश्नर। अब डिप्टी कमिश्नर मेरे लिए कोई बादशाह सलामत तो नहीं है ना सर, आज भी। मैं जिस मैंने वक्त लास्ट प्रोग्राम में बरी साहब कहा था कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी वकार हसन चीमा साहब है नाजरीन, वो बादशाह सलामत ही हैं शहर के लिए, क्योंकि ना वो दफ्तर में हमें नजर आते हैं, ना वो किसी से मिलते हैं हमें। मेरे ख्याल से चंद मखसूस लोगों का टोला उन्होंने भी रखा हुआ है शायद। ऐसी है, मैंने ऐसी आपको है। कहा था कि आप उनसे मिलें, जाके उनसे सवाल करें कि आपके इकदाम क्या हैं, लेकिन आपने भी बात को हवा में उड़ा दिया। हवा में नहीं लेकिन उड़ाया। अगले प्रोग्राम में मैं आपसे डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का एक नाजरीन, मैं ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूँ बरी साहब को, आपके सामने ये बात कह रहा हूँ कि अगला जो हमारा नेक्स्ट जुम्मे का प्रोग्राम होगा उस पर बरी साहब जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब का शॉट जो है वो करके आएंगे, उनको बताएंगे कि जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपने कैसे पूरी करनी है। जी बरी आप साहब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये होगा, ज़रूर होगा। वैसे मुझसे डिप्टी कमिश्नर साहब जो है ना मुझसे आगे आगे भागते हैं। मैं अगर उनको फ़ोन भी करूँ ना तो उनकी कोशिश ये होती है कि इस शख्स मैं फ़ोन ना उठाऊँ, और वो सामने भी नहीं आते इस वजह से कि मैं उनके सवाल ना कर दूँ उनको कोई ऐसा। और इंशाल्लाह आपने कह दिया ना ऑन कैमरा, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को यहाँ बता रहा हूँ कि मैं उनसे बात भी करूँगा। और इसी बरी तरह साहब के दफा 144 पे आए हैं, दफा दफ़ा 144 के नफाज की बात आपको बता दूं कि कल मैं रावलपिंडी के तमाम जो बड़े पुल हैं, 14 नाला लई हैं, और जितने बड़े पुल हैं जिसमें ग्वाल मंडी का पुल है, डोग रत्ते का पुल है, इन सारे तमाम पुलों पे एक भी जगह पे एक जगह नाम लेने के लिए कोई ऐसा इकदाम, कोई ना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मौजूद था, ना ही वहाँ पे कोई दीगर लोग मौजूद थे, ना ही डिप्टी कमिश्नर मौजूद थे, ना ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मौजूद थे, ना ही वासा वाले मौजूद थे। मैं हैरान हूँ, और तारीख में ये पहली मरतबा मैंने देखा है कि इन तमाम पुलों पे हर वक्त 1122 की गाड़ियाँ और जो हिफाजती इकदाम करने वाला जो अमला होता है वो एनी टाइम मौजूद रहता है। उनके पास छतरियाँ, उनके पास ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनको तैराकी आती है, और वो चीज़ें भी सारी वहाँ उसी तरह खुली डुली मौजूद हैं जो पिछले साल चोरी हो गई थी सारी की यानी सारी। कि किसी किस्म की इम्प्लीमेंटेशन नहीं, नहीं है किसी किस्म की। अयाज भाई क्या कहेंगे इस पे? आसिम भाई, हर साल जब मानसून का मौसम आता है तो दिखाने के लिए इनके पास सिर्फ 1-2 पॉइंट हैं, वहाँ पे डीसी साहब और 2-4 जो हमारे एमएनए वहाँ से ही पॉइंट तस्वीर जाहिर बनाए। कर दीजिएगा, हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं। एक तो ग्वाल मंडी का पुल है, ग्वाल मंडी का ही पुल है, उससे पीछे नहीं आएंगे, एक ही पुल है इनके पास, उससे पीछे भी पुल है, सारा पीर वदाई मीडिया का भी वही पुल इकट्ठा है, होगा। पीर वदाई का पुल भी पीर है। वदाई का पुल है, उसके अलावा भी पुल है। वहाँ ये लोग नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ ये आते हैं, इनको नाला लेई की असर सूरत हाल जो है वो नज़र आती है। अब ये इस इशू को हल करने की तरफ नहीं जाते, ये खाली जाते हैं फ़ोटो सेशन के ऊपर जाकर वहाँ तस्वीरें बनाकर वहाँ से चले जाएंगे। और उसके बाद जैसे बरी साहब ने कहा, नाला लेई के इर्द गिर्द साइन बोर्ड लगे हुए हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये सारा चीज़ यहाँ पे नहाना मना है, यहाँ पे तामीर करना मना है। और आप देखें इर्द गिर्द कब्ज़ा ऐसे हुआ है, ऐसे कब्ज़ा हुआ है जैसे पिंडी का कोई वारस ही नहीं है। गैर कानूनी बिल्डिंगें बनी भी हुई हैं और बन भी रही हैं। इन इंस्पेक्टर जो हैं, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, इनके ऊपर देना पर्चे, जो रिटायर भी हो गए हैं, जिसके दौर में बनी है, तो जावजात के इंस्पेक्टरों के ऊपर देना, जिन जिन के इलाकों से नाला ली गुजरती है, उन्हें बुलाए ना डीसी साहब, बुलाए ना एमसीआई के जो इंचार्ज हैं, उन्हें कहें जी ये आपके दौर में बनी है, उनके ऊपर देना मुकदमे। जो गैर कानूनी बिल्डिंगें बनी है ना नाला लई के इर्द गिर्द, पूरे शहर से ला कर मलबा जो है वो नाला लई में फेंका जाता है, और फिर ये कहते हैं मानसून में हमने नाला लई की सफाई कर दी। वासा के लोग नज़र नहीं आते, जिस ठेकेदार को ठेका देते हैं वो माल लेके पता नहीं किधर गायब हो जाता है, उसे पता ही नहीं होता। वो मानसून के बाद आएगा, अब मानसून के बाद वो आएगा। बट साहब आप इस पे क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि जी चाहे वो बात है कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, कोई हो, ये हल नहीं है। सफाई करेंगे, बारिश है, पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होगी ज़्यादा पानी आएगा, फिर सब चीज़ें आ जाएंगी। आपको बुलाओ, इसका एक हल है। नहीं, इसका एक हल है। जो हल था, देखें, बुग्ज में बात नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ से सियासत से बालातर हो के। मैं अप्रिशिएट करता हूँ शेख रशीद को, जो ज़ाहिर वो पिंडी से ही, मकामी रावलपिंडी से ही हैं। उनका एक आइडिया बहुत अच्छा था, लेई एक्सप्रेस वे, वो बनना वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि देखें दौरे जदीद में दुनिया तरक्की कर गई है, नाले हर दुनिया में हर मुल्क में हैं, लेकिन उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। उससे एक तो आबादी महफूज हो जाती है, और दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता मुल्क देख लें, नाले तो हर जगह पे मौजूद हैं, लेकिन उसका प्रॉपर हल है। ये नहीं है कि मानसून की बारिशें आएंगी, अलर्ट जारी होगा, एनडीए में अलर्ट जारी करेगा तो वो भाई बारिशें आ रही हैं, लोग कहाँ जाएं? अब जो लोग आबाद हैं, आप देखें ना, जो शहर के अंदर कूड़ा करकट इकट्ठा करना है, जो वो अलबुराक कंपनी है वो शहर के अंदर करती है। अब नालों के साथ साथ जो आबादी है, ये छोटी जगह तो नहीं है,
ये कितने मरबा मील पे है नाला। अब उसके साथ साथ आप देखें जो लोग वहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं, जो घर आबाद हैं वहाँ पे, उन्होंने कूड़ा करकट कहाँ फेंकना है बताएं ना, वो उठा के तो नाले में फेंकेंगे, तो वो डंप होता रहेगा, तो आने वाले वक्त में मसाइल पैदा करेगा। इसलिए वक्त की ज़रूरत यह है, हुकूमत को इस तरफ सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि इससे अच्छा सबसे बड़ी बात देखें जो एक्सप्रेस वे, नाला लेई एक्सप्रेस वे बनता है, अगर उससे हुकूमत को रेवेन्यू कितना इकट्ठा जनरेट होगा, हर माह दुकानें बनेंगी, तामीरात होगी, फिर एक है प्रॉपर खूबसूरती भी आ जाएगी शहर में। वरना तो हर वक्त लटकती वो बात है, तारे भी लटक रही हैं वहाँ पे, बीमारियाँ हर वक्त आपके सर पे, नाला लेई के इर्द गिर्द देखें ना। जो रावलपिंडी शहर बच्चे कल नहा रहे थे भट्ट साहब, जो बच्चे कल नहा रहे थे वो 15-20 बच्चे, सर वो कौन लोग हैं देखें ना, वो बच्चे कौन है, वो उधर ही रहते हैं, यानी नाले के साथ जो आबादियां हैं वो वहां से निकल के नीचे आते नहाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बचपन की बात करूं तो मैं खुद उस नाला लेई में नहाया हूं, लेकिन उस वक्त पानी साफ होता था। मैं आपको रियल बताऊं, वो इस्लामाबाद का डेमो का साफ पानी आता था। अब चूंकि आबादी बढ़ गई है, ज़ाहिर है उस वक्त तो ये मैं आपको बताऊं कि इलाके आबाद ही नहीं थे, अब तो गुंजान आबाद इलाके हो गए, पूरा रावलपिंडी इस्लामाबाद। शार्ट मुझे बताएं, आप ये चाहते हैं कि लेई एक्सप्रेस, उसकी वजह यह है कि ये महफूज भी हो जाएंगे, लोगों की जिंदगी भी महफूज, और सबसे बड़ी बात हुकूमत को रेवेन्यू जनरेट होगा हर माह। या तो इसका हाल है कि डैम बनाए छोटे छोटे, खिता पोठवार इतना बड़ा है, छोटे छोटे डैम बनाए, हम देखें छोटे से बड़े हो गए। कालाबाग डैम हमने सुना आज तक वो नहीं बना, चले वो ना बनाए, इतना बड़ा डैम छोटे छोटे तो बना सकते हैं। आसिफ रियाज साहब, बड़ी वसी जमीन है हमारे पास। मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, जहाँ तक बात भट्ट साहब ने की है ना, शेख रशीद साहब की, कि उन्होंने नाला लेई एक्सप्रेस वे बनाना था, अगर बन जाता तो बहुत बड़ा कारनामा था, ये इसमें कोई शक नहीं है। आप जो जिस वक्त बात की ना नाला लेइयों के दाएं बाएं किनारों में रहने वाले, ये जो इलाकाई सरमायादार लोग होते हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन, उसमें जो मौजूदा हुकूमत की ज़्यादा उनकी तादाद है, साबका हुकूमत के लोगों की तादाद है, उन तमाम जो इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने नाला लेई के अंदर 5-5, 6-6 फुट मकानात बना लिए हैं। आप मुझे बताएं, नाला लेई को जो बड़ी नाला लेई है उसके साथ जो लिंक गलियाँ छोटी छोटी ना, जिस वक्त नाला लेई बड़ी नाला लेई पे प्रेशर पड़ता है ना, तो वो तमाम के तमाम पीछे के जो इलाके हैं डूब जाते हैं। एक छोटी सी बात और रहेगी। अब ग्वाल मंडी के पुल के आपने जिक्र किया, ग्वाल मंडी के पुल पे ये इंतजामिया के लोग फोटो सेक्शन करवाने के लिए इसलिए खड़े होते हैं कि वहां पे लेई का हजम जो है ना वो पूरा है, पीछे छोटे छोटे उन्होंने कब्जे करवाए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने हजम को देखना है। हजम को देखना है जी, लेई का हजम पूरा है। तमाम फोटो सेशन जो है वो ग्वाल मंडी के पुल पे सिर्फ इसलिए होता है। लेकिन यहाँ पर इंतहाई खूबसूरत बात भट्ट साहब ने की है, अवामी फलाह बहबूद के लिए, आवाम के लिए कोई भी मंसूबा हो तो उसको पाया तकमील तक पहुंचना जो है वो वक्त की अशद ज़रूरत है। क्योंकि भट्ट साहब ने यहाँ बात की गैर मुल्कों की बात की, दीगर ममालिक की भट्ट साहब ने बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि दौरे जदीद है। अब 2025 में हम लोग चल रहे हैं और आज भी हम यहाँ बैठकर नाला लेई को डिस्कस कर रहे हैं, एक नाले को डिस्कस कर रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है, इसके ऊपर हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए। और स्पेशली मरियम नवाज साहिबा जो कि इस वक्त बड़ी एक्टिव दिखाई रही हैं, बहुत सारे उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। अगर वो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दें तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये उनका एक सुनहरी प्रोजेक्ट होगा, चाहे वो इस पर अपने ही नाम की तख्ती लगा दें, लेकिन इस प्रोजेक्ट को ज़रूर कंप्लीट किया जाए क्योंकि ये अवामी फलाह बहबूद का एक बेहतरीन मनसूबा बन सकता है। और इससे भट्ट साहब ने कहा कि रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है। अगले मौजू पे हम चलेंगे जी। नाला लेई पे भी बात हमने कर ली, बारिशों पे भी बात कर ली, सिक्योरिटी पे भी हमने बात की, लेकिन जो मेरे पास अगला मौजू है नाजरीन, इस मौजू को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि शहर इक़्तिदार में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियां रोकने के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस ने ड्रोन इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। इंतहाई अच्छा फैसला जी। CTO इस्लामाबाद जो है सैयद ज़ीशान हैदर साहब, जिनके पास इस वक्त कमांड है ITP की, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की, बड़े कम्पिटेंट आदमी हैं, बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं। लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि उन्होंने ड्रोन कैमरों की बात कर दी, उन्होंने ड्रोन कैमरे मुतारिफ भी करवा दिए। हमने बाकायदा कल आपने हमारे TV की स्क्रीन के ऊपर एक रिपोर्ट भी देखी और बड़ी जामिया वो रिपोर्ट थी कि जी इस्लामाबाद में अब जो 2 लोग बाइक के ऊपर बैठेंगे, चाहे आपके साथ कोई खातून बैठी है तो उसको भी हेलमेट का इस्तेमाल करना लाजिम करार दे दिया गया। लेकिन ये इम्प्लीमेंट जो है ये क्या सिर्फ आम शहरी के लिए है या फिर इस पे जो इम्प्लीमेंटेशन लाजिम है वो आम शहरियों के लिए है? क्या इसमें जो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं, क्या इसमें जो सहाफ़ी हजरात हैं, क्या इसमें जो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, उनको इससे इस्तिस्ना हासिल है या नहीं है? ये बात नाज़रीन मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं अभी आपको कुछ अपनी K2 टेलीविजन की स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। बतौर मैं इस प्रोग्राम का होस्ट ज़रूर हूं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इसके साथ साथ मैं एक रिपोर्टर भी हूं। आप मुझे अक्सर
मैं मुख्तलिफ मेरे अहवाल्स के अंदर देखते हैं। तो मैं जब इस्लामाबाद एक प्रोग्राम बनाने के लिए निकला, जो मेरा अहवाल रावलपिंडी इस्लामाबाद है, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए मैं निकला, तो मैंने देखा कि कुछ पुलिस एहलकार जो हैं, वो यूनिफॉर्म पर्सन है, वो मोबाइल का इस्तेमाल बेदरेक कर रहे हैं, बाइक के ऊपर विदाउट हेलमेट पहने हुए हैं वो। उस हवाले से मैंने उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू की है, क्योंकि मुझे एक पुलिस एहलकार ने रोका, इशारा किया, हम लोग रुके और उसने मुझे ये कहा कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं जो कि आप नहीं बना सकते, मेरे पेटी भाई की आप वीडियो कैसे बना सकते हैं। उसके बाद जो मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई और उसके बाद फिर क्या हुआ, ज़रा वो मुलाहिजा कीजिए, फिर वापस आके मैं अपने इस पैनल से वो डिस्कशन करूंगा, ज़रा ये मुलाहिजा कीजिएगा। मुलाजम को ये आता है कि वो बगैर हेलमेट के घूमे, फ़ोन भी इस्तेमाल करें, उसको इजाज़त है। वो कहाँ आ रहा है? वो देखो, वो ड्यूटी पे आ रहा है। कौन? तो हेलमेट पहन लेना भाई, हेलमेट नहीं पहन सकता, फिर आप मुझे इसका ऑन कैमरा जवाब दे दें नहीं देता। कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। कैमरा नीचे करो, आराम से बात, कैमरे को हाथ नहीं लगाना, कैमरे को हाथ नहीं लगाना, कैमरा नीचे करो। आराम से बात, कैमरे को हाथ नहीं लगाना, कैमरे को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? ठीक है, आप हमें बुला के रोक के आप हमें थ्रेट कर रहे हो, आप हमें डरा रहे हो किस चीज़ का? कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहे हैं? मैं गलत काम कर रहा हूँ, क्या गलत है? ये गलत काम मैं कर रहा था। यार जाओ यार, अपना काम करो। ये बताएं विदाउट परमिशन आप अलाउ नहीं कि आप क्या वीडियो allow बना नहीं है? कि हमारी वीडियो करें। कैसे अलाउ नहीं है? आप कलर- मतलब आपको ये अलाउ मेरी है, बात मेरी सुने। सुन लेना जी, जी, पहले। सुनाओ। मेरी सुन लें। आपको ये अलाउ है कि आप वर्दी में हैं, जी यूनिफॉर्म पर्सन है, आप हमारे लिए रोल मॉडल हैं, जी जी। आप विदाउट हेलमेट जो है वो इस रोड के ऊपर बाइक चला सकते हैं, आपको इस्तिस्ना अभी हासिल है। किसने चलाया भाई? वो भाई ने चलाया ना, जिसकी हम वीडियो बना रहे थे, भाई को तकलीफ हुई है। कौन सा भाई? तो आपका उसकी जो वीडियो वीडियो बना, हमारे क्यों बनाया? हम इधर तो उसी खड़े की थे, बनाई है ना हमने, तो हम ही क्यों ले आए थे? हमने तो उसी की बनाई है। आप बीच में आए, आपने हमें रोका जी, कैसे बना मैंने रहे हैं रोका वीडियो? आपको? मैंने आपको मैं ये बता रहे हैं कि वीडियो कैसे बनाई है। मैंने भी आपको रोका था। वो आपके भाई ने रोका ना, वो कहता है आप वीडियो नहीं बना सकते। तो जो जिसको आपकी जिसके पीछे आप जा रहे थे मुझे उसके एक आप छोटी सी बात जी जी आप जवाब बताएं। दे दें, आप हमारे मुहाफिज हैं, जी जी। आप हमारे लिए रोल मॉडल हैं। अच्छा। अगर आप हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे जी, बिल्कुल, रोड के लाजमी ऊपर, है। आपको इस्तिस्ना हासिल है, बस जी। इतना बता नहीं दें। नहीं नहीं है ना, कानून सबके लिए एक होता है सबके जी, लिए बिल्कुल। एक बड़ी अच्छी आपने बात की, आपने बहुत खूबसूरत बात ये की है। बात है, बिल्कुल। ये बात करके आपने मेरा दिल बाग बाग नहीं, कर मेरी दिया। बात सुने, अभी हमारे भाई है, अभी हमारा शिफ्ट चेंज हुआ था, मैंने देखा आप हमारे वीडियो बना रहे थे। नहीं, देखिए जी, ना, जी। फिर आपको हाँ। गलतफहमी है ना। अब आप नहीं, अगर अभी अच्छा बात- काम कर रहे हैं, इधर हम खड़े थे, हमारा भी शिफ्ट चेंज हुआ, मैं भाई को भी सलाम दे रहा था, इसी टाइम आए हुए ऐसा ही थे, है, ऐसा ही हम है, अभी आए हैं, ऐसा ही ठीक है, 3 बजे चेंज होता है। ऐसा ही है। मैं देखा भाई कैमरा उठाए थे, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलो ठीक है जो भी होता। वो भाई आके आपसे पूछा। अब उन्होंने हमें रोका, हम जा रहे थे, अच्छा। उन्होंने इशारा किया रुक जाओ, अच्छा। हमने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया, हम रुक जी, गए। अच्छी वो आके कहते हैं किस हक से वीडियो बना रहे हैं आप? अच्छा। मैंने उनको बताया हम लोग मीडिया से हैं, फिर उनकी बहस करनी नहीं बनती, वो कहते हैं आप गलत काम कर रहे हो। नहीं वैसे भी अब आप मेरे मुझे बात सुने। सुन जी, लेना, आप छोड़ें, ये देखें, ये भाई आ रहा है, ये लें जी, ये मेरा भाई, ये सारे। अब ये भाई जी, हेलमेट जी। के बगैर इधर से आ रहा है, अलाउ है? ये आप उससे पूछ ले, नहीं इस तरह तो कानून अलाउ सबके है? लिए बराबर। ये जो किस लिए खड़े हैं, ये हमारे मेरी बात सुने, मैं इस चीज़ का वो भाई कह रहा था कि मतलब किसी भी पुलिस वाले के जो इंटरव्यू लेते हैं ना, उस जोन में जो एसडीपीओ होता है उससे आप परमिशन लेके हमने किसी का interview तो जी लेना ही नहीं था भाई मेरे। वैसे मैं आपको हम तो अपना काम करके जा रहे थे। मैं सिर्फ आपको यही कह रहा था बस, और मेरा तो कोई आप लोगों ने हमें रोका है कि यार आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं। अब हमने अपना काम आपसे पूछ के तो नहीं करना ना। जी जी बिल्कुल, आप ये अपना काम हमसे पूछ के बिल्कुल करते हैं। नहीं, हमारा अपना काम होता है, आपका अपना काम होता है, ऐसे है। आप हमारे भाई हैं यार। नहीं आपने ये वीडियो देखी है जी, इसका अगला पार्ट हम आपको 2 मिनट के बाद ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि फिर इसके बाद जो हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन व्हाट्सअप में आपसे बात करूंगा कि कल हमने देखा कि ज़िशान साहब जो हैं वो CTO हैं इस्लामाबाद के। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के हवाले से बाकायदा बड़ी सख्त एडवाइजरी जारी की गई है जी, आप हेलमेट पहनेंगे 2 लोग पहनेंगे, अगर 2 लोग बैठे हैं तो दोनों लोग पहनेंगे। ये हालात हैं इस्लामाबाद पुलिस के, और जब इन्होंने खुद इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी तो ये किसी आम शहरी को कैसे इम्प्लीमेंट करवा सकते मैं हैं? वही कह रहा हूँ आसिम भाई, पहली बात तो ये है कि उन्होंने ऑर्डर जारी किया कि 2 लोग, यानी कि आगे चलाने वाला भी, ड्राइवर भी और पीछे वाले। बात यह भाई, एक को तो पहले इस पे राजी कर लो, यानी कि सर, आप implement एक को करवा लो। छोड़ें, बट साहब, मैं मुझे ये ये कह रहा बताइए, हूँ, ये जो देखें, वो पुलिस- उसी तरफ आ रहा हूँ। हाँ। वो तब होगा, देखें जो भी कोई इदारा है ना, जब वो ऑर्डर जारी करता है तो अवाम के लिए वो ऑर्डर तभी अवाम ओबे करती है कि वो खुद इंप्लीमेंट करे। अब आप ये इस्लामाबाद पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर पाकिस्तान आप देख लें, कोई ऐसा पुलिस वाला मुझे बताएं बावर्दी, आज तक मैं आपको लिख के देता हूँ, अभी ऑन कैमरा चले रोड पे, किसी रोड पे भी चले जाते हैं, कोई एक बंदे ने हेलमेट नहीं पहना होगा। कुछ लोगों ने पहना सर होगा, नहीं, मैंने बहुत देखा। कम, मैंने तो नहीं देखा, मैंने देखा ना, तो नहीं मैं इसलिए देखता, आपको रोजाना कह रहा हूं। हम देखिए भी आते सारे जाते लोग, हैं। नाजरीन
यहाँ पे मैं भट्ट साहब की बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि जब मैं निकला फील्ड के अंदर मैंने देखा, मैंने बहुत से लोगों को देखा जो वर्दी पर्सन है, जो इस्लामाबाद पुलिस का हकीकी मस्बत चेहरा है, ऐसे लोग मौजूद हैं सर जिन्होंने मैं वही हेलमेट का इसी तरह इस्तेमाल किया है। बात वही है कि जब तक आप खुद उस पे देखो, कानून से बालातर, तो कानून खुद कहता है कानून से बालातर कोई भी नहीं है, किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। हालांकि देखा जाए तो ये हेलमेट शेलमेट ये हर इंसान की जो आम आवाम है उनकी अपनी सेफ्टी है, इससे पुलिस को कोई रेवेन्यू जनरेट तो नहीं होना या फायदे तो नहीं होने। लेकिन बात वही है, हम लोग वही बात है, अब तो हमारे चलान लिए होना है तो फिर भट्ट साहब वो तो फिर रेवेन्यू जनरेट होना है। नहीं, बात सुने जी, बात यह है कि हमारी जो आवाम है ना, मेरे समेत कोई बंदा सीधे रास्ते पे नहीं चलता अपनी सेफ्टी के लिए। अब आपके सामने हुकूमत पंजाब ने, मरीम नवाज ने एक ये जो मोटरसाइकिल के लिए ग्रीन रोड बना दिया, वो ख़त्म भी हो गए हैं, यानी 2 महीने पहले शुरू हुए अब खत्म हो गया। उसकी वजह क्या, मैंने खुद चलते हुए रोड पे देखा जो बाइकर थे वो उसी लाइन भट्ट साहब शार्ट अल्फाज में आप मुझे ये बताएं, क्या इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के अफसरान जो सीनियर अफसर हैं ज़िशान साहब, ड्रोन शुरू कर दिया गया है लोगों को सोशल मीडिया की हद तक, मैं तो कहूँगा ये बात, क्या ये इम्प्लीमेंटेशन होगा? नहीं, इससे कोई हाल नहीं होना। जब आप ड्रोन से आप मॉनिटर करते रहेंगे रोड पे, कौन बंदा किधर जा रहा है, गली में घुस गया, ड्रोन उसके पीछे जाकर उसको पकड़ाएगा, इसका एड्रेस क्या है, कहाँ से ट्रेस करेंगे आप? कैसी बातें कर रहे हैं, ये इस तरह नहीं इंप्लीमेंट होते, इस तरह इंप्लीमेंट नहीं होते। याज भी क्या कहेंगे, ये देखा आपने पुलिस वाले ये मुझे कह रहे थे कि यार आप गलत काम कर रहे हैं, आप वीडियो नहीं बना सकते। सर ये आपने तो एक पुलिस वाला देखा और आपने उसकी निशानदेही कर दी, लेकिन ये आप अगर नहीं था ये 5-7 पुलिस वाले, इसके बाद जो अगला पार्ट दिखाऊंगा वो भी वो देखिएगा। बिल्कुल इसी तरह होता है। अगर आप इस्लामाबाद में निकले ना, क्योंकि हम रोजाना इस्लामाबाद में होते हैं और निकलते हैं, आपको ऐसे सैकड़ों पुलिस अलकार नजर आएंगे और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इन्हें नहीं रोका जाता। हालांकि कैप्टन दिशान पेटी भाई होने का मुकम्मल फायदा हासिल किया बिल्कुल जाता वो है। किया जाता है। कैप्टन दिशान साहब हालांकि जब से वो आए हैं ट्रैफिक के अंदर के मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं। उनके साथ जो एसपी साहब हैं माजिद साहब, वो बड़े तजर्बेकार इस्लामाबाद पुलिस के एसपी हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर क्यों कंट्रोल नहीं करते और उनको रोज़ाना चैलेंज करते हैं। जो 1 व्हीलर हैं इस्लामाबाद के अंदर, बड़ी खूबसूरत आपने बात, वो रोज़ चैलेंज करते हैं। आप अगर जुमे को, फ्राइडे को अगर आप देखें, आज भी फ्राइडे है, हम पहले प्रोग्राम में चला भी चुके रोज़ाना हैं अपने चैनल पे। रोज़ाना वो होता है और रोज़ाना उसके ऊपर कई जगहों पे कई वीडियो सामने आई, उसके ऊपर इन्हें मुकदमे भी दर्ज करवाए, लेकिन उनको ये कंट्रोल करने में इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस आज तक नाकाम है। आज तक नाकाम है। बरी साहब क्या कहेंगे आप इस पे? आसम रियाज, आपने जाहिर सी बात है, मैंने देखा और मुझे भी इंतहाई खुशी हुई है कि आपने इतनी ज़बरदस्त रिपोर्ट तैयार की है। ज़िशान हैदर साहब, इसमें कुछ शक नहीं है कि बड़े आंसू बड़े। बरी साहब मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, मेरे पास टाइम कम है। अगला पार्ट मैं प्रोड्यूसर को कहूँगा, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो जाएगा, वो थोड़ा सा अगला प्रोग्राम का वो दिखा दे ज़रा, उसके बाद जो है वो लास्ट कमेंट करके मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर फैसला आप लोगों पर छोड़ूंगा। ज़रा प्रोड्यूसर साहब अगला पार्ट इसका काइंडली चला दीजिएगा। सड़क पे पुलिस ऑफिसर से इंटरव्यू नहीं ले सकते, ठीक है ना? मतलब सड़क पे पुलिस ऑफिसर जो है आप साइड पे वो खड़े विदाउट हो। हेलमेट घूम सकते हैं, आप इंटरव्यू नहीं ले विदाउट सकते, हेलमेट साइड सड़क पे पे हो जाओ। पुलिस एहलकार घूम सकते हैं। इस बारे में क्या कहते हैं आप? पुलिस एहलकार घूम सकते हैं सड़क पे हेलमेट के बगैर? आप आए हैं, आप घूम सकते हैं हेलमेट के बगैर? हेलमेट के बगैर आप घूम सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं हजूर? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं सर? तारिक साहब आप खैरियत से हैं? सर गाड़ी आपकी यहाँ पे खड़ी है सर, गाड़ी हमारे ये पुलिस वाले भाई हैं, ये बगैर हेलमेट के इस रोड पे घूम सकते हैं क्या? इनको इस्तिस्ना हासिल है? नहीं, इनका चलान नहीं हो सकता? चलान दे रहे हैं, कौन गुजरा? ये भाई अभी आए हैं विदाउट हेलमेट, ये वो सामने उन्होंने बाइक खड़ा किया है, हमारे पास फुटेज है, इधर से आए हैं, वो रॉन्ग आए हैं उधर से। तो नहीं है, एक भाई इधर से आया है, ये भाई ने हमें आवाज़ दे के रोका है, ये भाई इधर खड़ा है, वो कह रहे हैं जी आप गलत काम कर रहे हैं, हमें बता दें हम क्या गलत काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए रोल मॉडल है, अगर ये ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है, ये इस तरह का, अगर ये देखें, ये एक भाई आ रहा है, उसने हेलमेट पहना है, बड़ी अच्छी बात है, ये सामने आ रहे हैं, ये भाई इसी तरह आए हैं, वो जो पानी पी रहे हैं वो विदाउट हेलमेट आए हैं, यहाँ से एक भाई चलो करते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई, इनको चलान देंगे आप? देंगे, दे इनको चलान, आप इनको बुलाएं, इनको इनका करें चलान। वो कर रहे हैं ना, सर करें ना, आप करें ना, अपनी ड्यूटी पूरी करें आप। दें यार, आप इनका शनाख्ती चलान कार्ड। करें इनका चलान। आप दो ID शनाख्ती कार्ड दें, दो। शनाख्ती कार्ड दें, आप चलान करें इनका। देना शनाख्ती कार्ड देना एक आप आईडी कार्ड दे देना इनको, आईडी कार्ड दे दें आप अपना, आप दें इनको, टिकट दें जी। चले जी नाजरीन, तारिक साहब आप चलान, ये देखें ना, भाई को रोक लिया भाई ने, बड़ी अच्छी बात है हेलमेट के बगैर। यही अगर इम्प्लीमेंटेशन अगर इन भाइयों के लिए हो, अगर इन्होंने नहीं हेलमेट पहनना, रोल मॉडल नहीं बनना हमारे लिए, उल्टा हमें ये कहना कि आप गलत काम कर रहे हैं, सर ये फेयर लें भाई, ले रहे हैं। चले आए जी, आए भाई का चाह, तारिक साहब ने कह दिया जी ये इनको चलान देंगे और इनका जी बिल्कुल नाजरीन, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, ये तारिक साहब ने बाकायदा तौर पर, इनका शाह आलम साहब थे, ये
इन्होंने फिर बाद में इनको जब ये बात समझ आई कि यार मैंने गलत किया है, तो इन्होंने आके इनको जब ये फील हुआ तो इन्होंने चलान करवाया। और एक और शिराज नामी एक कांस्टेबल, वो भी 2 पुलिस एहलकार आ रहे थे, उनको भी तारिक साहब ने रोका, फिर उनका भी चलान हमने करवाया। हमारे कहने के ऊपर उनको रोककर उनका चलान किया गया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि क्या सिर्फ ये जो चलान है ये आम शहरी के लिए, क्या ये जो रेवेन्यू जनरेट होगा सिर्फ आम शहरी की जेब से इकट्ठा होगा? ये जो पुलिस एहलकार हैं या जो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, क्या ये कानून से बालातर है? क्या इनके ऊपर कानून की इम्प्लीमेंटेशन करना लाजिम नहीं है? क्या ये इस्लामाबाद पुलिस को मिसाली पुलिस किस लिए कहा जाता है? मिसाली पुलिस इसलिए कहा जाता है कि आपने मिसाल कायम करनी है, पहले खुद को कानून के धारे में ढालकर। तो आज के प्रोग्राम, ये सवाल मैं आप पर छोड़े जा रहा हूं, बाकी आप सोशल मीडिया पे ये पूरा क्लिप देखेंगे तो फैसला आपने करना है। आज के प्रोग्राम हवाले पाकिस्तान से इतना ही। अपने मेज़बान आसिम रियाज को, मेरे साथी रिपोर्टर जावेद इकबाल भट्ट, मेरे मेहमान अयाज खान और चौधरी अदनान हैदर बरी साहब को इजाज़त दीजिए। अगले जुम्मे आपकी खिदमत में नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।